मेरा नाम ज़िशान है और मैंने हाल ही में सीएसएस का एग्ज़ाम पास किया है और मैं डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनज़ीराबाद से हूँ। और मेरी सीएसएस जर्नी ये है कि मैं एक छोटे से गांव में विलेज में रहता था दौड़ में, और मैं एक प्राइमरी स्कूल टीचर का बेटा हूँ। और पढ़ाई की वजह से मेरी फैमिली ने मूव ऑन किया दौड़ से नवाबशाह की तरफ। और वो कुछ अरसा था, कुछ महीने थे, मेरे घर वालों ने मुश्किलात में गुजारे और उस वक्त काफ़ी मुश्किलात देखी जब। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे आगे मूव ऑन कर जाना चाहिए और अच्छी तालीम के लिए फिर मैं कैडेट कॉलेज सांगड़ चला गया। 2013 से 2018 तक मैं कैडेट कॉलेज सांगड़ में मैंने तालीम हासिल की। उसके बाद फिर मैंने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री बैचलर ऑफ सिविल की मेहरान यूनिवर्सिटी से हासिल की। और जब मैं 2023 में जनवरी में फ़ारिग हो गया अपनी यूनिवर्सिटी डिग्री से, 2024 की जनवरी तक 1 साल मैंने फुल फोकस किया। अब मेरे सीएसएस जर्नी के अंदर ये 1 साल के अंदर क्या था, इसमें यही था कि मैं सुबह शाम अपनी पढ़ाई करता था, पढ़ाई पे फोकस करता था। दूसरे लोगों से मैंने इज्तनाब कर लिया था। जो लोग फ़ारिग होते हैं, जो लोग मीन्स आपको डाइवर्ट करते हैं, उनसे मैंने इज्तनाब किया। और इसके अलावा ये है कि मैंने अपनी पढ़ाई पे फुल फोकस किया। और इसमें यह था कि मैं अपनी डेली रूटीन बनाई हुई थी, इसमें मेरी डिफरेंट टास्क थी। उन टास्क को फॉलो करता था डेली बेसिस पे। मेरी सर्टन टास्क थी, उन्हें मुझे फॉलो करना होता था। उसके बाद जब ये टास्क फॉलो हो जाती थी, फिर आपकी डेली बेस पे भी टास्क होती है और वीकली बेस पे भी आपका शेड्यूल होता है, और फिर आपका मंथली बेस पे भी शेड्यूल होता है। तो जब ये दिन होते हैं मिलके वीक बनाते हैं, वीक मिलके मंथ बनाते हैं, और मंथ मिलके ईयर बनाता है, तो आपका पूरा 1 साल का प्लान तैयार हो जाता है। आपको अपना 1 साल कंसिस्टेंसी से लगाना होता है और फिर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं। फिर आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। अब हम लोग ये कहते हैं कि सीएसएस एक टफ़ एग्ज़ाम क्यों है। सीएसएस टफ़ एग्ज़ाम इसलिए हैं, अगर आप मेरे टाइम की एग्जांपल लें, मैंने सीएसएस 2024 का एग्ज़ाम दिया। हमारे टाइम पर 30,000 बच्चे थे। 30,000 बच्चे स्क्रीनिंग टेस्ट में आए, उसमें आपको 66 नंबर लेने होते हैं 200 में से। उसमें से तकरीबन 6,000 के करीब बच्चे फेल हो गए। फिर 24,000 बच्चे बचे, उनमें से 18,000 और 19,000 ने तकरीबन दिया एग्ज़ाम। और जब फाइनल रिजल्ट आया तो सिर्फ 397 ने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। तो अगर हम ये 37 किया और उसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद जो होता है साइकोलॉजिकल इंटरव्यू होता है और फाइनल इंटरव्यू होता है, उसको भी पास करना लाजमी होता है। तो जब इसका रिजल्ट आया एंड में, जो एलोकेशन हुई बच्चों की, तो वो 218 है। अब अगर ये 30,000 का 218 लिया जाए तो ये बनता है 1.4%। और अगर हम 19,000 का लें जो अपीयर हुए थे स्क्रीनिंग के बाद, तो ये बन जाता है 0.7%। तो इसलिए इसे टफेस्ट एग्ज़ाम कहा जाता है। अच्छा, इसके और भी मैं इसका थोड़ा सा बच्चों को नो हाउ बता देता हूँ कि सीएसएस एग्ज़ाम और क्या है, किस तरह। इसमें 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, 6 कंपलसरी होंगे, 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे। 6 कंपलसरी में आपको हर सब्जेक्ट पास करना होगा, 40 नंबर लेने होते हैं। और ऑप्शनल सब्जेक्ट आप 54 सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें से आपको कोई भी 6 ऑप्शनल लेने होते हैं। और अगर उनको भी पास करना है तो 33 नंबर आपको चाहिए उन्हें पास करने के लिए। और अगर आपके सारे पेपर पास हैं, एक पेपर भी 1 नंबर से फेल है, तो आप फेल होंगे। और सपोज़ करें आपके सारे पेपर पास हो गए, कंपलसरी भी और ऑप्शनल भी, लेकिन आपके 599 नंबर हैं, 600 का बेंचमार्क नहीं अबूर हो रहा, तो भी आप फेल कंसिडर होंगे। आपको फिर अगले साल आना होगा। और अगर आपका रिटन पास है, फिर भी आप साइकोलॉजिकल और फाइनल इंटरव्यू के अंदर पास नहीं होते, वो भी 300 नंबर का होता है, तो भी आपकी एलोकेशन नहीं होगी। और आपका रिटन भी पास है, साइकोलॉजिकल भी पास है और फाइनल भी पास है, लेकिन सीटें कम है, तो अनएलोकेशन होगी, जैसे हमारे टाइम पे 218 बच्चों की हुई। अच्छा, अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि इतना टफेस्ट एग्ज़ाम क्यों है। जब भी आप समंदर के अंदर उतरने लगते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी गहराई कितनी है, ताकि आप उस हिसाब से उसकी तैयारी कर सकेंगे। जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कितना मुश्किल है या उसकी कितनी मुश्किलात हैं, कितनी मेहनत चाहिए उसके लिए रिक्वायर, आप उसको ईजी लेंगे, तभी फिर मैंने आपको इसकी टफनेस बताई है। अच्छा, अब आप लोगों को इसका जवाब चाहिए कि इतना मुश्किल एग्ज़ाम है तो इसको पास कैसे करना है, टफेस्ट एग्ज़ाम है ये। तो देखें, इसको पास करने का ये तरीका है, आपने डेली बेसिस में, मैंने पहले भी बताया, टाइम टेबल बनाए, उसमें आपका डेली बेसिस पे शेड्यूल होगा। अच्छा, अब कुछ कहते हैं लोग कि 14 घंटे पढ़ना है, 16 घंटे पढ़ना है, 18 घंटे पढ़ना है। अल्लाह ताला ने हर किसी को उसके हिसाब से काबिलियत दी है, सलाहियत दी है। आपके पास अपनी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है। अगर आपने एक शेड्यूल बनाया है और आप वो 2 घंटे में कवर कर लेते हैं, तो आपको फिर भले आप रिलैक्स कर सकते हैं पूरा दिन। लेकिन आपका अगर वो कवर नहीं हो पा रहा उस दिन में भी, आपका सपोज करें 12 घंटे का एक टाइम टेबल है, लेकिन आप कवर नहीं कर पा रहे, तो फिर आपको नेक्स्ट डे पे टाइम बढ़ाना होगा, उसमें वो 2 आवर्स ऐड कर दें और फिर इस सब्जेक्ट को कवर करें। इस तरह होगा, आपकी डेली बेसिस पे स्ट्रेटजी होगी, उसको आपको फॉलो करना है और उसमें फिर आपने डिफरेंट टूल्स को यूज़ करना है। अब आगे चल के मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा कि किस तरह आपने ट्रिकी वे में सीएसएस की तैयारी करनी है। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम चीज़ ये है, जो 2 पैरामीटर होते हैं। एक तो पहला ये कि आपने पूरा सिलेबस देखना है, वेबसाइट पर जाएँ, डाउनलोड करें सीएसएस का सिलेबस, उधर से आपको हर सब्जेक्ट का सिलेबस मिल जाएगा। सेकेंडली, पास पेपर भी आपको गूगल पे जाएँ, आपको सारे पास पेपर मिल जाएंगे। उनको एनालाइज करना है, देखना है एग्जामिनर का कौन सा फेवरेट पोर्शन है, कहाँ से वो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछता है,
आपको उन पोर्शन पे अच्छे से कमांड हासिल करनी है और उनको सबसे ज़्यादा अच्छे से करना है और उनको हर तरीके से करना है। उसको चीज़ों को, टॉपिक्स को आपस में इंटरलिंक करवाएं। जब तक आप इंटरलिंकिंग नहीं सीखेंगे आपका एग्जाम क्लियर करना बहुत मुश्किल है। CSS में ऐसे होता है, कभी कोई सवाल आता है किसी सब्जेक्ट में लेकिन किसी और सब्जेक्ट की नॉलेज उसमें यूज़ कर लेते हैं। सपोज करो इंग्लिश ऐसे में कभी करंट अफेयर का सारा कंटेंट चल जाता है, कभी पाकिस्तान अफेयर का चल जाता है, कभी जर्नलिज्म वाला सब्जेक्ट होता है, मास मीडिया का, सोशल मीडिया का आ जाता है, कभी जेंडर का आ जाता है। तो एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चों ने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिए हुए हैं और कंपलसरी सब्जेक्ट लिए हैं, तभी वो इस हिसाब से ही टॉपिक देता है जहाँ से बच्चे कर सकें। उसे भी पता है कि वो इस तरह का एग्जाम बिल्कुल ही नहीं दे देगा, मुश्किल के बच्चे कर ही नहीं पाएँ। तो यही था मेरा आप सबके लिए कि इसको किस तरह करना है। अच्छा, हमें CSS एग्ज़ाम क्यों देना चाहिए? सपोज़ करें हमारा CSS क्लियर नहीं होता तो फिर क्या फ़ायदा होगा कि हम CSS एग्ज़ाम दे भी रहे हैं? तो देखिए, इसका ये फ़ायदा होगा, आप एग्जाम्पल ले लें दो बंदों की। एक बच्चा है या एक इंसान है वो पढ़ा लिखा है और एक दूसरा इंसान है वो जाहिल है, मतलब उस पर काबिलियत की कमी है। अब बारिश होती है, अब बारिश कम होती है, ज़्यादा इतना इशू नहीं होता, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी होती है, उसको सब्जियां उग जाती हैं और फिर उसको फ़ायदा होता है, आमदनी आती है। वो तो कहता है कि ये तो रहमत है। और जब कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है, फ्लड्स आ जाते हैं, तो फिर वो कहता है ये जहमत है, सब कुछ तबाह हो गया। बस वो रहमत और जहमत के चक्कर में लगा रहता है, लेकिन उसको और कुछ जहन में नहीं आता। लेकिन अगर एक पढ़ा लिखा इंसान होगा तो वो सोचेगा यार बारिश हो रही है, ज़्यादा बारिश हो रही है, फ्लड आ रहा है, इसके पीछे कोई तो रीज़न है। तो वो फिर इसके पीछे जाएगा, इसकी तहकीक करेगा, इसके कॉजेज़ में जाएगा। तो वो देखेगा ये तो इसके पीछे वजूहात क्लाइमेट चेंज है। फिर वो बोलेगा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है? तो वो देखेगा इसके पीछे भी वजूहात है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमारा टेम्परेचर राइज़ हो रहा है। और जब वो देखेगा भाई हमारा क्लाइमेट चेंज है, टेम्परेचर राइज़ है, ये ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसके पीछे क्या रीज़न है? और जब इसकी तहकीक में जाएगा तो उसे पता चलेगा कि भाई हम फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं और हम जो है फॉसिल फ्यूल पे व्हीकल चला रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन वगैरह कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से उसे अंदाज़ा होगा कि हम खुद ही नुकसान कर रहे हैं। अगर हम उन चीज़ों को ठीक कर लेंगे तो हम इन द एंड अपना फ़ायदा ले सकते हैं। फिर वो उनके कॉन्सिक्वेंसेस देखेगा कि अगर फ्लड आ रहा है तो नुकसान है या फ़ायदा है। जब वो देखेगा कि भाई इसके नुकसान ज़्यादा है, इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेगा कि भाई इसकी नुकसान बहुत ज़्यादा है, हमारे ऊपर असरात हो रहे हैं, हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ख़राब हो रही है, इकोनॉमी ख़राब हो रही है, तो फिर वो उसके लिए प्रिकॉशन मेयर्स लेगा और उसके लिए फिर वो सोल्यूशन होगा। अगर दुनिया के लोग देख लें, पेरिस एग्रीमेंट हुआ क्यों हुआ? अगर कोप हो रही हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हो रही हैं हर साल, क्यों हो रही हैं? इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि दुनिया ने सोचा है, इन चीज़ों के पीछे गए, तहकीक में गए। और कौन लोग गए? जो पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़ा लिखा इंसान ही सोच सकता है कि इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या वजूहात हैं। तो यही कहने का मकसद है। देखें, अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है या नहीं होता, लेकिन ये तो आपकी किस्मत में भी होता है। इंसान मेहनत करता है अपनी तरफ से और फिर वो अल्लाह ताला के ऊपर दुआएं छोड़ देता है कि अल्लाह अल्लाह मेरी मदद करना। और अगर इसके ऊपर आपकी सिलेक्शन होती है, नहीं होती, लेकिन एटलीस्ट आप दुनिया में बैठेंगे, आपको पता तो चलेगा हो क्यों रहा है। अगर कोई कंट्री पाकिस्तान की मदद कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और अगर कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़ा है तो क्यों खड़ा है, और पाकिस्तान फिर किस तरह उस चीज़ से निकल सकता है। तो आपको अगर आगे जाना है, इंडिविजुअल लेवल पे, कलेक्टिव लेवल पे तरक्की करनी है, तो आपको तालीम लेनी पड़ेगी। लाजमी नहीं है कि तालीम जॉब के लिए हो। ये सही है कि हमारे हालात मुश्किल हैं, इसी वजह से हर कोई कहता है कि तालीम के ज़रिए हम अपने आप को कुछ कमा सकें, कुछ जॉब कर सकें। आज आप देख लें, पाकिस्तान के तालीम याफ्ता ही लोग हैं ना, जो बाहर मुल्कों में भी जाकर वो कर रहे हैं, और हमारे पास फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, रेमिटेंसेस आती हैं हर साल, उसी की वजह से हमारा मुल्क सर्वाइव कर पाता है। तो कहने का यही मकसद है, अगर आप तालीम हासिल करेंगे किसी ना किसी तरीके से, या तो आप कंट्री के अंदर रह के या कंट्री के बाहर रहकर आप सपोर्ट कर सकते हैं अपनी कंट्री को, और आपको सलाहियत भी आएगी, आपके अंदर शऊर आएगा, आपका होने का मतलब क्या है, क्यों हो, किस लिए हो। तो रीजनिंग पावर आपके अंदर बढ़ेगी।